हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज हम प्रोज के फोर्थ लेसन जिसका टाइटल है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का हिंदी सारांश और कठिन शब्दों का हिंदी अनुवाद इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। पढ़ने से पहले, एनीलिस मैरी एनी फ्रैंक 1 जून 1929 फरवरी या मार्च 1945 जर्मनी में पैदा हुई। एक यहूदी लड़की जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब जर्मनी नीदरलैंड पर कब्ज़ा कर रहा था, अपने परिवार तथा 4 अन्य मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में अपने लेख लिखे। जब नाज़ियों ने जर्मनी में सत्ता हासिल की तो उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया, परंतु जब नाज़ियों का अधिकार नीदरलैंड तक बढ़ गया तो वे सभी उसके जाल में फंस गए। जब यहूदी जनसंख्या के विरुद्ध अंकुश बढ़ गए तो परिवार जुलाई 1945 में अज्ञात स्थान पर चला गया और एनी के पिता ऑटो फ्रैंक के कार्यालय के कमरे में शरण ली। 2 वर्षों के अज्ञातवास के बाद इस समूह को धोखा दे दिया गया और उसे यातना शिविर में ले जाया गया, जहां पर बर्गन बेल्सन में टाइफस रोग के कारण एनी की मृत्यु हो गई। उसकी बहन मार्गट फ्रैंक के आगमन के कुछ ही दिनों के भीतर उसके पिता ऑटो, जो समूह में अकेले जीवित बचे और वे युद्ध की समाप्ति के बाद एम्स्टर्डम वापस लौट आए, ये देखने के लिए कि एनी की डायरी सुरक्षित भी है या नहीं। इस बात से विश्वस्त होकर कि वह एक विशिष्ट रिकॉर्ड है, उसने इसे अंग्रेज़ी भाषा में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल शीर्षक के तहत छपवाने के लिए कदम उठाए। एनी फ्रैंक को डायरी उसके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी। उसने 12 जून 1912 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक की प्रमुख घटनाओं का विवरण किया है। इसे स्पष्ट रूप से वास्तविक डच भाषा से अनेक भाषाओं में अनुवादित किया गया और ये दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। और इस डायरी पर आधारित अनेक फिल्मों, टेलीविज़न और सिनेमा के लिए अनेक कार्यक्रम और यहाँ तक कि एक संगीत कार्यक्रम का भी निर्माण किया गया। इसे एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि दिमाग का कार्य बताते हुए ये डायरी नाज़ियों के अधिकार के अधीन दैनिक जीवन के सबसे निकट परीक्षण का वर्णन है। एनी फ्रैंक एक प्रसिद्ध लेखिका है और उसने नाज़ी अत्याचार से पीड़ित लोगों का वर्णन किया है। डायरी में लिखना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अनुभव सचमुच में एक अजीब अनुभव है। केवल इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मुझे लगता है कि बाद में ना मैं ना ही अन्य कोई 13 साल की स्कूली छात्रा के विचारों में कोई रुचि लेगा। खैर, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लिखने का शौक़ है और इससे बढ़कर मुझे अपने दिल से बहुत सी चीज़ों के बोझ को हटाने की आवश्यकता है। कागज़ में मनुष्य से अधिक धैर्य होता है। मैंने इस कहावत के बारे में उन दिनों में से एक दिन सोचा जब मैं कुछ उदास थी और मेरे घर पर अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर रखकर बैठी थी। मैं उकताई हुई एवं लापरवाह थी और हैरान हो रही थी कि घर पर सुकून रुकूं या बाहर चली जाऊं। अंत में मैं वहीं रही जहां थी और सोचती रही, हाँ, कागज़ में अधिक धैर्य होता है। और क्योंकि मैं इस सख्त जिल्द वाली कॉपी, जिसे चाव से या मोहब्बत से डायरी कहा जाता है, उसे किसी को नहीं पढ़ने दूंगी। हाँ, अगर मुझे कोई सच्चा मित्र मिल गया तो और बात है, इससे शायद ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं उस बात पर लौट कर आती हूँ जिसने पहले मुझे डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। मेरा कोई मित्र नहीं है। लाओ मैं इस बात को अधिक स्पष्ट रूप से कहूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस संसार में पूरी तरह अकेली हो सकती है। और मैं नहीं हूँ। मेरे माता पिता बहुत स्नेही हैं और लगभग एक 16 वर्षीय बहन और 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं अपना मित्र कह सकती हूँ। मेरा एक परिवार है, प्रिय चाचियाँ हैं, एक अच्छा घर है। नहीं, बाहरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे मित्र के। मैं जब अपने मित्रों के साथ होती हूँ और वे आनंद उठा रहे होते हैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ।
मैं रोज़ के जीवन के साधारण वस्तुओं के अतिरिक्त किसी अन्य के विषय के बारे में बात नहीं कर पाती। ऐसा नहीं लगता कि हम एक दूसरे के निकट आ रहे हैं और यही मेरी समस्या है। शायद ये मेरा कसूर है कि हम एक दूसरे को दिल की बात नहीं बता पाते। जो भी है, मामला ऐसा ही है और दुर्भाग्य से इसके बदलने के आसार भी नहीं हैं। इसलिए मैंने डायरी लिखना आरंभ किया। इस प्रतीक्षित मित्र की छवि को अपनी कल्पना में सुधारने के लिए मैं अपनी डायरी में तथ्यों को इस प्रकार नहीं लिखना चाहती जैसे अधिकतर लोग लिखते हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बन जाए और मैं इस मित्र को किट्टी कहूँगी। क्योंकि अगर मैंने एकदम लिखना आरंभ कर दिया तो कोई भी व्यक्ति किट्टी में मेरी कहानियों से कोई भी शब्द समझ नहीं पाएगा। अच्छा होगा मैं अगर अपने जीवन का सब संक्षिप्त वृत्तांत दूं, यद्यपि मुझे ऐसा करना अच्छा नहीं लगता। मेरे पिताजी, जो मेरे द्वारा देखे गए पिताओं में सबसे प्रिय थे, उन्होंने तब तक शादी नहीं की थी जब वे 26 साल के नहीं हुए और मेरी माताजी 25 साल की नहीं हुई। मेरी बहन मार्गट का जन्म 1926 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हुआ। मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। मैं तब तक फ्रैंकफर्ट में रही जब तक 4 वर्ष की हुई। मेरे पिता 1933 में हॉलैंड चले गए। मेरी माता एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनके साथ हॉलैंड सितंबर में गई और मुझे एवं मार्गट को हमारी दादी के साथ रहने के लिए आकिन भेज दिया गया। मार्गट हॉलैंड दिसंबर में गई और मैं फरवरी में, जब मुझे पेज पर मार्गट के जन्मदिन के उपहार के रूप में रखा गया। मैंने फ़ौरन मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ाई आरंभ की। मैं 6 साल की होने तक वहाँ रही। जब मैंने पहली कक्षा में प्रवेश लिया, छठी कक्षा में मेरी अध्यापिका थी मिसेज़ क्यूप्रस, जो मुख्य अध्यापिका थी। साल समाप्त होने पर हम दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी जब हमने एक दूसरे से हृदय विदारक विदाई ली। 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ गई और उसका ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन बिना मनाए बीत गया। दादी की मृत्यु 1942 में हो गई। कोई नहीं जानता था कि मैं उनके बारे में कितनी अधिक सोचती हूँ और अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। 1942 का ये जन्मदिन उस अन्य व्यक्ति की कमी को पूरा करने के लिए मनाया गया और अन्य मोमबत्तियों के साथ दादी की मोमबत्ती भी जलाई गई। हम चारों अभी ठीक ठाक हैं और ये बात मुझे 20 जून 1942 की वर्तमान तारीख तक मेरी डायरी के गंभीर समर्पण की ओर ले जाती है। शनिवार 20 जून 1942 प्रीतम किट्टी। हमारी सारी कक्षा बुरी तरह कांप रही थी। निसंदेह कारण है हमारे आने वाली मीटिंग, जिसमें अध्यापक ये फैसला करेंगे कि किसको अगली कक्षा में भेजा जाएगा और किसको इसी कक्षा में रखा जाएगा। आधी कक्षा शर्त लगा रही है। GN और मैं, हमारे पीछे 2 लड़के CN और जैक्स पर हंस हंसकर पागल हुई जा रही हैं, जिन्होंने इस शर्त पर अपनी छुट्टियां की पूरी बचत दांव पर लगा दी। सुबह से रात तक यही होता रहता है। तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा। यहाँ तक कि जी की प्रार्थना करती हुई नज़रें एवं मेरे गुस्से से फूट पड़ना भी उन्हें शांत नहीं कर सकते। अगर तुम मुझसे पूछो तो इतने बुद्धू छात्र हैं कि लगभग 1/4 कक्षा को इस श्रेणी में रखा जाना चाहिए, मगर अध्यापक इस दुनिया में ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में सबसे अधिक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मुझे अपनी एवं अपनी सहेलियों की अधिक चिंता नहीं है। हम पास हो जाएंगे। एकमात्र विषय जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूँ वह गणित है। खैर, हम जो कुछ कर सकते हैं वह है इंतज़ार करना। तब तक हम एक दूसरे से कहते रहते हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे शिक्षकों के साथ काफ़ी अच्छी बनती है। हमारे यहाँ जो अध्यापक हैं 7 पुरुष एवं 2 महिलाएं। श्री किसिंग, बूढ़े व्यक्ति जो हमें गणित पढ़ाते हैं, मेरे साथ
मेरे साथ काफ़ी लंबे समय तक नाराज़ रहे क्योंकि मैं बहुत बोलती थी। काफ़ी चेतावनियों के बाद उन्होंने मुझे अतिरिक्त गृह कार्य दे दिया। बातूनी विषय पर एक निबंध। बातूनी आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? मैंने फैसला किया कि इस बात की चिंता मैं बाद में करूँगी। मैंने अपनी कॉपी में शीर्षक नोट किया, उसे अपने बैग में डाला और शांत रहने का प्रयत्न किया। उस शाम जब मैं बाकी का गृह कार्य समाप्त कर चुकी थी, तो निबंध के बारे में नोट मेरी नज़र में आया। पेन के कोने को चबाते हुए मैंने इस विषय के बारे में सोचना आरंभ कर दिया। हर व्यक्ति इधर-उधर की बातें बोल सकता है और शब्दों के बीच में बड़े-बड़े खाली स्थान छोड़ सकता है, मगर असली बात थी कि बात करने की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए विश्वासपूर्ण तर्क दिए जाएँ। मैं सोचती रही और अचानक मुझे एक विचार आया। मैंने वे 3 प्रश्न लिखे जो श्री किसिंग ने मुझे लिखने के लिए दिए थे और संतुष्ट हो गई। मैंने तर्क दिया, बातें करना एक छात्र का गुण है और मैं इसे नियंत्रण में रखने का पूरा प्रयत्न करूँगी, लेकिन मैं अपनी इस आदत को पूरी तरह दूर नहीं कर सकूँगी क्योंकि मेरी माताजी अगर अधिक नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर बोलती थी जितना मैं बोलती हूँ। आप विरासत में मिले गुणों के बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते। श्री किसिंग मेरे तर्कों को पढ़कर हँसे, लेकिन जब मैं अगले पाठ के बीच बोलने लगी तो उन्होंने मुझे दूसरा निबंध दे दिया। इस बार यह था न सुधरने वाली बातूनी लड़की। मैंने ये भी लिखकर दे दिया और श्री किसिंग के पास अगले 2 पाठों तक मुझे शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन तीसरे पाठ के दौरान उसका धैर्य जवाब दे गया। एनी फ्रैंक, मेरी कक्षा में बातें करने के सदा के रूप में निबंध लिखो। क्वैक क्वैक क्वैक, मिस बातूनी ने कहा। कक्षा जोर से हंसी। मुझे भी हंसना पड़ा। हालांकि बातूनी लोगों के विषय पर मेरा ज्ञान समाप्त हो गया था। अब समय था कि मैं कुछ और लिखूं, कुछ मौलिक। मेरी सहेली सैन, जिसकी कविता अच्छी थी, उसने पेशकश की कि वह सारे निबंध को शुरू से लेकर अंत तक कविता में लिखने में मेरी सहायता करेगी। मैं खुशी से कूदने लगी। इस हास्यास्पद विषय के द्वारा श्री किसिंग मुझ पर मजाक करने का प्रयत्न कर रहे थे, मगर मैं निश्चित रूप से उन पर मजाक करूँगी। मैंने अपनी कविता पूरी की और यह शानदार थी। ये एक बतख माता और हंस पिता के बारे में थी, जिनके 3 बच्चे थे, जिन्हें पिता ने मार डाला क्योंकि वे बहुत अधिक बोलते थे। सौभाग्यवश श्री किसिंग ने मजाक को सही रूप में लिया। उसने कविता को कक्षा में पढ़ा, उस पर अपनी टिप्पणी जोड़ी और कई अन्य कक्षाओं में उसे पढ़ा। उसके बाद से मुझे बात करने की इजाज़त है और कभी अतिरिक्त गृह कार्य भी नहीं मिला। इसके विपरीत आजकल श्री किसिंग सदा मजाक करते रहते हैं। प्यारे बच्चों, ये इस लेसन का हिंदी सारांश था। अब मैं इसमें जो कुछ डिफ़िकल्ट